पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग को देरी हुई पार्लियामेंट से निकलने में, क्योंकि वहाँ बड़ा हंगामा था। अनुमति मिल पाई, क्योंकि बिना अनुमति के हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा आपसे बार बार। आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और मेरे अच्छे मित्र हैं, और तेजा जी गुजर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। अभी बजट पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया था। और बजट पे ही बात करने के लिए आज हम किसान संवाद को भी अभी संबोधित किया। किसौली गांव में हजारों की संख्या में वहाँ किसान उपस्थित थे। ये जो बजट है ये एक लक्ष्य को आधारित करके बजट है। ये कर्तव्य पथ से निकलने वाला पहला बजट है। भारत विकसित बने 2047 में ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो विकसित भारत को प्राप्त करने वाला, आने वाले समय में भारत विकसित बने, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया है। एक दूरदर्शी बजट जिसे कह सकते हैं। युवा शक्ति से प्रेरित, महिला, युवा, किसान और गरीब, उसके जीवन में लगातार सुधार लाने वाला ये बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि 53,47,000 करोड़ से अधिक का बजट है, जिसमें जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जिसे हम लोग सार्वजनिक पूर्ति व्यय भी कहते हैं 26-27 का, ये 12.2 लाख है, जो अब तक का सबसे अधिक जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, अन्य प्रकार के डेवलपमेंट, उनके लिए इसको लाया गया है। आर्थिक विकास को गति देने वाला, देश की जो हमारी नींव है वो मजबूत हो और तेज गति से भारत आगे बढ़े। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, और उसी के अंतर्गत लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर सेक्टर को अलग अलग प्रकार से एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। इसमें एमएसएमई का हमारा जो क्षेत्र है उसके लिए भी अनेक सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए दिए गए हैं। और अभी मैं अगर छोटे शहरों की बात करूं, जिसमें टीयर 3 में अपना बुलंदशहर भी आता है, तो टीयर 2 एंड टीयर 3 और जो हमारे तीर्थ नगरियां हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना केंद्र की सरकार ने बनाई है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मिलकर काम करके बजट आएगा। और उसके बाद आप जिन चर्चाओं को आज कर रहे हैं, मेरे मित्रों ने चर्चाएं भी की, उसको भी पूरा करने का काम ये करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर हमारे जो आयुष यूनिवर्सिटियां हैं, वो भी 3 आयुष यूनिवर्सिटियां आयुर्वेदिक की खोली जाएंगी। और जो हमारी औषधि की जांच की प्रयोगशाला है, उनका उन्नयन भी करने का काम किया जाएगा। तो सबका साथ, सबका विकास, इसी को लेके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। वहीं पर अगर मैं आपको मोटे तौर पे अगर ये कहूँ कि हमारे जो बड़े सेक्टर हैं, जैसे हमारा सड़क परिवहन हाईवे से रिलेटेड जो सेक्टर है, उसमें 5,98,000 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की है। रक्षा क्षेत्र के लिए भी 5,94,000 रुपये, 5,94,000 करोड़, और ग्रामीण विकास के लिए भी 2,73,000 करोड़ रुपए। कृषि पर आपको याद होगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2013 में, तो मात्र 27,000 करोड़ रुपए का बजट एग्रीकल्चर का होता था। आज वही बजट बढ़ के 1,62,000 करोड़ का किया गया है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा अभी बजट ये दिया गया है। वहीं शिक्षा पर 1,39,000 करोड़, ऊर्जा पर 1,09,000 और स्वास्थ्य पर 1,04,000 करोड़ का ऐसा ये बजट कुल मिला के 53,47,000 करोड़। इसी प्रकार हमारे जो महाविद्यालय हैं, हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला है, जो एआई का आजकल दौर है, डिजिटल इंडिया का दौर है। तो हमारा यूथ नई नई टेक्नोलॉजी सीखे, उसके लिए भी 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 यूनिवर्सिटी महाविद्यालय, इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया के लिए हमारा जो खेल के सामान है वो भारत में सस्ते में बने, खिलाड़ियों को मुहैया हो सके, उसके लिए खेलो इंडिया मिशन वो भी बनाया गया है। कि खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत गांव-गांव के नौजवान हमारे आगे निकल के आए, और आप देखते हैं कि सांसद खेल स्पर्धा
कितने शानदार तरीके से पूरे देश भर में हो रही है। और डॉक्टर भोला सिंह जी ने तो न्याय पंचायत स्तर तक सांसद खेल स्पर्धा को हमारे नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए किया है। उससे अनेक लोगों ने अनुसरण भी कर रहे हैं उसका। तो खेलो इंडिया एक मिशन का भी आयोजन किया गया है। बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक हमारे गलियारे, उनके आसपास भी 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का विकास भी करने की इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नारी शक्ति बंधन, जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी विधेयक पास किया था नारी शक्ति बंधन के लिए। तो महिलाओं के लिए हर जिले में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए हर जिले में हमारी जो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उनके लिए आवासीय सुरक्षित हॉस्टल ये हर जिले में बनेगा। तो एक ये बड़ा महिलाओं के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय ये सरकार ने लिया है। वहीं राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना, जिसमें शिक्षा जगत, उद्योग व सरकार के मध्य में एक सेतु का काम करेगी, वो भी व्यवस्था की गई है। 20 विशेष पर्यटन स्थल है, उसमें हस्तिनापुर को अपने पड़ोस से लिया गया है, क्योंकि ये पौराणिक हैं, ये प्राचीन हैं, ऐतिहासिक हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की है। इससे 10,000 गाइड पूरे देश भर में नए तैयार होंगे एक मार्गदर्शक के रूप में। उनके कौशल विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए भी बात की जाएगी। भारत पहली बार बिग केट करके एक समिट आयोजित करने जा रहा है देश के अंदर, जो दुनिया भर की एक समिट होती है। तो इसी प्रकार जो हमारे जलाशय हैं, जो अमृत सरोवर, तालाब, पोखर हैं, ऐसे 500 जलाशय देश भर में अभी तय किए जाएंगे, जिनका डेवलपमेंट और उनको आगे चल के मछली पालन से भी उनको जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे गांव का भी आर्थिक विकास हो, पैसा मिले और उससे गांव का डेवलपमेंट हो। एआई प्रणाली के साथ जो कृषि क्षेत्र को जोड़ा गया है, इसके लिए एग्री स्टेक पोर्टल बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इससे भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नए आइडियाज, नए स्कीम्स लाने का काम भी करने का काम किया गया है। एक स्कीम है जैसे SASCI स्कीम, ये राज्यों को पूंजीगत सहयोग करने के लिए होता है, जिसमें 2 लाख करोड़ की सहायता देने की प्रस्ताव ये केंद्र की सरकार ने बजट में किया है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। तो Tier 2 एंड Tier 3 इनके डेवलपमेंट के लिए, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर अपवाद न हुआ तो बुलंदशहर भी Tier 3 में आता है। तो Tier 3 में बुलंदशहर आता है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए निश्चित रूप से जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, और आदरणीय हमारे सांसद जी डॉक्टर भोला सिंह जी एक बहुत बड़े प्रयास में लगे हुए भी हैं। बुलंदशहर का बाईपास जो आप प्रश्न करेंगे, मैं उससे पहले ही मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि उसको निराकरण के लिए भी जब आगे चल के Tier 3 में व्यवस्थाएं बनेंगी, तो प्रदेश सरकार के सहयोग से, आप सांसद होने के नाते केंद्र से मांग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रतिपादन होता है, तो 20,000 डॉक्टर्स ये पूरे देश भर में पशुपालन के क्षेत्र में ये आएंगे। करदाताओं के लिए भी सुविधा दी गई है कि भाई अपनी समय सीमा के अनुसार अलग अलग समय पर, वो अगर दिसंबर तक करते थे तो वो मार्च तक, 31 तक बढ़ाया गया है, बहुत नॉमिनल उस पर 1 विंडो की व्यवस्था की गई है। और उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड रेल वो भी आने वाली है। पूरे देश भर में हाई स्पीड रेल आएंगी, लगभग 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक की व्यवस्था ये की गई है। ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 4.2 लाख करोड़ ये उत्तर प्रदेश को बजट में मिला है, जो पिछले लाए गए बजट से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। तो 4.2 लाख करोड़ में प्रदेश भर के डेवलपमेंट की योजना बनाने का काम और उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र से जो बजट आवंटित हुआ है उसको लेके करेगी। Tier 2 एंड Tier 3 की चर्चा मैंने आपसे की है। तो ये क्लस्टर बनेंगे और रोजगार के साधन मुहैया होंगे। ऐसा एक दूरगामी परिणाम लाने वाला, भारत को मजबूत करने वाला और दूरदर्शी सरकार का दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया है। इतना मुझे आपके सामने बात रखनी। सांसद जी, और अगर AMU हो गया था तो उसके बाद धरातल पे उतरना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को या तो जगह की कमी रही, या जगह को लिया नहीं गया, या फिर जगह अगर आवश्यकता होती तो लेना चाहिए था, क्योंकि बुलंदशहर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप देखें तो ब्रज और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक पश्चिम और ब्रज, इन दोनों को जोड़ने का सेतु का काम बुलंदशहर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और निश्चित रूप से इसके डेवलपमेंट के लिए अनेक सारी जो भी योजना है वो धरातल पर उतरनी चाहिए।
सरकार की ओर से लगातार नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन देने की बात कही जा रही है। ना तो युवाओं को लोन मिल रहा है, बैंकों की ओर से फाइल रिजेक्ट की जा रही है। बुलंदशहर का प्रदेश में 75वां स्थान है लोन में। हाँ जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकर्स के द्वारा जो हमारे नौजवानों को जो सरकार ने नियम बनाए हैं, चाहे वो मुद्रा योजना के अंतर्गत हो, चाहे हमारे नए व्यापार उद्योग खोलने के लिए हो, तो लोन में नौजवानों को लोन मिले, इसके लिए बैंकर्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को, जिलाधिकारी और जो पूरा सिस्टम रहता है उसको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और हम लोग आने वाले समय में अभी, और क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे एमपी साहब डॉक्टर भोला सिंह जी निश्चित रूप से हर विषय को लेकर गंभीरता से वहाँ उठाते हैं, रखते भी हैं। और इसमें आने वाले समय में मैं भी साथ खड़ा होकर आपके साथ बुलंदशहर के लिए और अच्छे से अच्छा हो सके उसका प्रयास करेंगे। किसानों को मुआवजा मिलना है, फसल बर्बाद होती है जी। तो क्या रिपोर्ट प्रशासन ने ठीक नहीं दी या नहीं? निश्चित रूप से किसानों को मुआवजा उनका हक है, उनका अधिकार है। और जो भी उनका नुकसान होता है, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई और कारण से घटना घटे, उनको निश्चित रूप से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और उसमें जिसने भी लापरवाही की होगी, ये एक जांच का विषय है। नहीं, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ किसान अपना दूसरे से एग्रीमेंट पर भी अपने यहाँ उस स्थानीय भाषा में उसको बोलेंगे, उसको उस पे बटाई पे लेके, बेसिकली बटाई सब जगह का शब्द है, तो बटाई पे लेके भी करेगा तब भी किसान को मुआवजा तो देना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर ये जिस बेल्ट की भी शिकायत है, मैं चाहूंगा कि इस पर अगर तेजा जी, हमारी किसान मोर्चे की टीम इसको जाए, इसके मिले और इसका एक सर्च और सर्वे करके कि जो अधिकार है किसानों का वो मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत करूंगा। एक लास्ट सवाल, यूजीसी सरकार को फिर से देखिए, मेरा इसमें केवल एक ही स्पष्ट कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारा विषय है और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेंगे वो निश्चित रूप से वो निर्णय सही होगा और देश हित में होगा। धन्यवाद।